नोटबंदी जब करी गई 14 लाख कैश में बताया गया, 4 लाख ब्लैक है, 4 लाख सरप्लस है, 6 लाख करोड़ से मुल्क चल जाएगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक इस देश का विकास भी संभव नहीं है। जो देश के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। आज हमारे देश के साथ, देश के संविधान के साथ, हमारी महिलाओं बहनों के साथ जिस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने वालों को कमजोर मत समझिए। इसीलिए कौमी तंजीम बनी। साथ ही साथ हम फिरका परस्ती के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने का भी फैसला किया था। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम की तरफ से राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। ये इस प्रोग्राम के अध्यक्ष तारिक अनवर जी थे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत जोड़ो, हिंदुस्तान एक रहे। आज के प्रोग्राम का असल मुद्दा आखिर ये था कि हिंदुस्तान हमारा एक होकर रहे। मैं पहले तो अपनी ओर से आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तालिब साहब को और उनके तमाम साथियों को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये दूसरा मौका है जब कौमी तंजीम की ये नशिस्त हो रही है या सम्मेलन हो रहा है। आज मैं समझता हूँ कि जो आपने इस सम्मेलन का नाम सद्भावना से जोड़ा है, ये बहुत अहम है और एक तरह से कहा जाए कि वक्त की ज़रूरत है, समय की पुकार है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई सालों से हम और आप महसूस कर रहे हैं कि जो मुल्क की दिशा है, सिमत है, वो सही रास्ते पर नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, सियासी पार्टियां हैं जो लगातार इस बात की कोशिश कर रही हैं कि इस मुल्क के अंदर कैसे मजहबी जुनून पैदा किया जाए, कैसे धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। नफरत और घृणा आज अपने शबाब पर है और शायद इसीलिए राहुल जी को आगे आना पड़ा। उन्होंने जब महसूस किया कि देश अगर इसी तरह, इसी रास्ते पर चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देश बिखर जाएगा। उससे बचाना ज़रूरी है और उन्होंने एक फैसला लिया कि भारत को जोड़े रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को महफूज रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देश के लोगों के दिलों को जोड़ें। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा, जो अपने आप में एक तारीखी यात्रा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इतनी लंबी यात्रा शायद ही किसी ने की हो। उन्होंने उस यात्रा को अंजाम दिया और इस दौरान में सिर्फ पद यात्रा नहीं किया, उन्होंने लोगों से संपर्क स्थापित किया, लोगों को मिलने का, लोगों से बात करने का, संवाद करने का उन्होंने लगातार प्रयास किया। हर समुदाय के लोग, हर मजहब के लोग,
हर जबान के लोग उनसे मिले, अपने दिल की भावना उनके सामने प्रकट किया और राहुल जी ने भी खुलकर जो उनके दिल में जो बातें थी उसको उनके सामने रखा और इस खतरे से लोगों को आगाह किया कि अगर हम सब लोग इसी तरह मजहबी जुनून में आपस में लड़ते रहेंगे, नफरत घृणा करते रहेंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो इस मुल्क की एकता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने उनकी बातों को सुना और उसका नतीजा है कि आपने देखा कि उसके बाद जो चुनाव हुए, इलेक्शन आया, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, लोगों ने बहुत सोच समझकर देश हित को सामने रखकर वोट देने का काम किया और एक बार ये बताने की कोशिश की, खास तौर पर कर्नाटक के लोगों ने, कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए, उन्होंने रोड शो किया, वहाँ जाकर कई मीटिंगें की, पब्लिक मीटिंग की, लोगों को ये बताने की कोशिश की, वहाँ धार्मिक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन लोग उस झांसे में नहीं आए। लोगों ने देखा कि अब समय आ गया है कि इस मुल्क की एकता और अखंडता को बचाना है और इसलिए लोगों ने राहुल जी का साथ दिया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ राहुल गांधी जी या बड़े बड़े नेता अगर इस काम को अंजाम देंगे, वो ठीक है कि वो हमको दिशा दे सकते हैं, एक नज़रिया दे सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन इस काम को अगर हमें ज़मीन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम अपने अपने तरीके से जो भी इस नेक काम में योगदान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए कौमी तंजीम तो आप सब में कुछ लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं, जो कौमी तंजीम से वाकिफ़ है, कि कौमी तंजीम की बुनियादी इसीलिए रखी गई थी, इसकी पैदाइश इसीलिए हुई थी कि मुल्क के अंदर धार्मिक मजहबी सद्भाव हो, आपस में मिलजुल कर हम रहे, जो गंगा जमनी तहजीब हमारी सालों से चली आ रही है, उस तहजीब को बचाने की कोशिश की जाए, इसीलिए कौमी तंजीम बनी। साथ ही साथ हम फ़िरका परस्ती के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने का भी फैसला किया था। जो भी हमारी ताकत थी, जो भी हमारी शक्ति थी, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हम लोगों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया और कौमी तंजीम ने ये भी तय किया, या कौमी तंजीम ने फ़िरका परस्ती के खिलाफ लड़ने का जो एक मुहिम चलाया, उसमें किसी प्रकार की, किसी तरह की भी फ़िरका परस्ती उसमें शामिल है। फ़िरका परस्ती का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी एक मज़हब के लोग अगर फ़िरका परस्ती से काम ले रहे हैं तो उनकी हम मज़म्मत करें और हम खुद अपने गरिमा में झांक कर ना देखें। फ़िरका परस्ती, सांप्रदायिकता, चाहे किसी भी मज़हब की हो, किसी भी कौम की हो, वो फ़िरका परस्ती। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, मैं कहूँगा जुड़ेगा भारत तो आप कहिएगा जीतेगा इंडिया।
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आज की राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन के सदारत कर रहे जनाब भाई तालिब भाई और इस महफिल की रूह रवा, इस महफिल के चीफ गेस्ट इज़्ज़त माब, हम सब के अजीज़ लीडर जिनको अल्लाह पाक ने, ऊपर वाले ने बहुत कम उम्र में ही मुल्क की बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए नवाजा था, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है हमारे बीच में, हम सब के हर्दिल अजीज़ जनाब तारिक अनवर साहब। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी कभी अगर हमारी तकरीर अच्छी हो जाती है तो उर्दू अखबार जज्बात में आके मेरा नाम तारिक सिद्दीकी की जगह तारिक अनवर लिख देता है। उसको लगता है इतना अच्छा है तो तारिक अनवर साहब ने बोला होगा। आज और इस डायस पे हमारे साबिक वज़ीर मोई साहब, साबिक IAS ऑफिसर अनीस अंसारी साहब, राज बहादुर साहब, साबिक वज़ीर, बहुत सारे डायस में लोग बैठे, बहन शबीना शफीक साहिबा, इन सब को करते हुए और उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों से आए हुए जिम्मेदार लोग के सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। भारत एक नौजवान मुल्क है, भारत सुपर पावर बनने की ताकत रखने वाला मुल्क है, भारत मोहब्बत और अमन का गहवारा है। तवारीख गवाह है कि हमने दुनिया में कहीं अटैक नहीं किया, दुनिया ने हम पे अटैक किया तो हमने रोकने की कोशिश करी। हमारे DNA में अमन है, भाईचारगी है, सादगी है, मोहब्बत। आज मौजूदा हुकूमत पिछले 10 साल से जितने फैसले कर रही है वो सारे फैसले भारत के और भारतीयों के खिलाफ पड़ रहे हैं। हालत यह है कि मुल्क कंगाली की कगार पे आकर खड़ा हुआ है। वक्त नहीं है कि हम आपको सारी तरफ ले चलें। इशारतन अगर हम 2-3 फैसलों की बात कर लें, चाहे वो GST हो, नोटबंदी हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फैसले। नोटबंदी जब करी गई 14 लाख कैश में बताया गया, 4 लाख ब्लैक है, 4 लाख सरप्लस है, 6 लाख करोड़ से मुल्क चल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं मोहित भाई कि आज 14 लाख करोड़ को 6 लाख करोड़ करने के लिए नोटबंदी करी गई थी। रिजर्व बैंक की फिगर है 31,35,000 नोटें भारत में छप चुकी। तो जब 14 लाख था, सबके बटुए से लेकर के हर जगह नोट दिखती थी, आज 31 लाख करोड़ छप गया है, दिख रहा है 6 लाख करोड़। सवाल ये है 25 लाख करोड़ किसके बोरों में है, किसके खजाने में? दूसरा बड़ा फैसला GST का लिया गया। GST के 3 लोग व्यापारी वर्ग आज तक उससे उभर नहीं पाया है। जनता को यह लगता है कि GST के आने के बाद महंगाई बढ़ गई है और सरकार का यह हाल है कि जो कलेक्शन बताते हैं 10% ज़्यादा आता है, वो 20-25% महंगाई बढ़ने की वजह से आता है। FDI में कहते थे कि 49 का 51 नहीं होने देंगे, आज 100 तक पहुंचा दिया है और की सेक्टर डिफेंस और रेलवे तक को उसमें जोड़ लिया है। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये वो सारे बड़े फैसले हैं जो सब के सब जो कहा वो उसके उल्टे पड़ गए। ये वो और बाकी छोटे में आप जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इन गलतियों और कमियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी मंडली भारत में नफरत के माहौल को दिन ब दिन उसकी डिग्री बढ़ाती चली जा रही है। ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है ये वो भारत जो सुकून पसंद है, मोहब्बत पसंद है, प्रेम का भारत है, वो अब इनकी अय्यारियों, चालाकियों और मक्कारियों में 13 में आपने ख्वाब दिखलाया, लोगों ने मान लिया। 19 में लगा शायद 5 साल कम है, आपका ख्वाब मुकम्मल होने में 10 साल चाहिए। मुझे लगता है कि अब वो सारे वक्त निकल चुके हैं। अब वो ख्वाब के छलावे में भारत का अवाम नहीं आने वाला। हिंदुस्तान का जो DNA है वो उदय प्रताप सिंह की जो नज़्म है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सभी का, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सभी का है, जो न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।
मिल गई इसमें हजारों नदियां जिनका जिक्र नहीं, मगर महासागर बनने में मगर एहसान सबका। भाइयों बहनों, मुझे बहुत थोड़ी देर के लिए मौका मिला है कहने का। मैं एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने जब मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता था, स्काउटिंग भी मैंने किया है और बीएससी में पढ़ता था, एनसीसी भी मैंने किया है और मैंने रेड क्रॉस भी ट्रेनिंग ली है। तो मुझे झंडे का कैसे सम्मान किया जाए, राष्ट्रीय झंडे का, उसमें मुझे सिखाया गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें एकदम उलट गई हैं। हमें सिखाया गया था जो क्या नाम मिलिट्री के जो रिटायर्ड उस्ताद होते थे, उन लोगों ने हम लोगों को सिखाया एनसीसी वगैरह में। झंडा जो है सुबह जब सूरज की किरण निकलने को होती है, उस टाइम झंडा चढ़ा के ऊपर ऊंचाई पे और सलामी दी जाती है, और शाम को जब झंडा सूरज बिल्कुल छिपने को आखिरी किरण होती है तो उसको सलामी देने के बाद उसको उतारा जाता है। ये हमको सिखाया गया। और रात में झंडा नहीं लगाया जाता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे झंडे के सम्मान के बजाय झंडे का इतना अपमान हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे उसमें आपस में लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और वो ज़मीन में सब पड़ा हुआ है झंडा उल्टे सीधे। आदमी ने लगा दिया तो वो महीनों से ऊपर ही लगा हुआ है, वो लगाते लगाते बर्बाद हो गया, सड़ गया, कोई ध्यान नहीं। तो ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये आम पब्लिक में जिस तरीके से चल रहा है इस राज्य में, ये झंडे का सम्मान नहीं, मेरे हिसाब से तो झंडे का अपमान हो रहा है। इसलिए मेरा सबसे ये आग्रह है, निवेदन है कि हम अपने झंडे को ऊंचा रखें। पहले बड़े बड़ी बिल्डिंगों पे, सरकारी बिल्डिंगों पे, राष्ट्रपति भवन है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो झंडा लगता था सचिवालय के ऊपर। लेकिन इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो झंडे का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। तभी और बाकी सब हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे सब लोग बैठे हुए हैं, ये राष्ट्र को एक करने के लिए, क्योंकि हमारे भारत जो है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं, इसलिए। और 16 भाषाएं हमारे देश में हैं। आप दक्षिण में चले जाइए तो आपको अंग्रेजी में ही बोल के उनसे बात करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी भाषाएं हैं। इसलिए इस देश को मिलाना, सबको एक जगह लाना, ये आसान काम नहीं है जो ये कौमी तंजीम के माध्यम से हमारे नेता लोग कर रहे हैं, इसको मिलाने की और सबको एक करने की। जब हम एक होंगे, चाहे देश हो या परिवार हो, ये जब संगठन मजबूत होगा, एक होगा, तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं और किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। खूबसूरत कार्यक्रम को करने का काम किया है और लगातार आपके बारे में जब भी चर्चा होती है, लोगों से चर्चा में आपका नाम आता है, तो पता चलता है कि लखनऊ को पूरी तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद है आपका, आपने इतना खूबसूरत कार्यक्रम कराया। मंच पे उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रशासनिक प्रभारी, जो हर जगह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पहुंचते हैं, जियालाल वर्मा जी, जो कि अपनी दवाई से तो हम लोगों का इलाज करते ही हैं, अपनी मधुर वाणी से भी हम लोगों को जो है मजबूत करने का काम करते हैं। अशोक सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे मीडिया के संयोजक रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, जुझारू जिलाध्यक्ष वेद त्रिपाठी जी भी हैं, और बाकी सब आप आवाम जो लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको बनाए रखने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं आप लोग। एक खूबसूरत कार्यक्रम हुआ है और हम लोगों को इस समय बहुत ज़रूरत है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम सब लोग, जिस तरीके से तालिब अली साहब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से तारिक अनवर साहब इस देश पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी अपने गली मोहल्ले में, अपने नुक्कड़ चौराहे पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना है। और ये
कौमी तंजीम को मजबूत करने का काम करना है। और हम सब लोगों को, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तब तक इस देश का विकास भी संभव नहीं है और इस देश की तरक्की भी संभव नहीं है। तो हम लोगों को सभी को एक साथ आना पड़ेगा और गली गली जिस तरीके से राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम सब लोगों को इन फिरका प्रस्त ताकतों से बहस करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, जब हम लोग बहस करेंगे तो वो लोग हम लोगों के सामने टिक नहीं पाएंगे। चाहे हमारे अध्यापन क्षेत्र में हो, तमाम ऐसी शख्सियत को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे जिला के जितने भी तंजीम के सभी हमारे सम्मानित अध्यक्षगण हैं, डेलीगेट्स हैं, जो ये राष्ट्रीय कन्वेंशन आज जो हो रहा है, आज मैं सबसे पहले, मुझे याद आ रहा है, हमारे नेता थे फजले मसूद साहब, जिन्होंने हमें आपके साथ जोड़ा था। आज मैं सबसे पहले उन्हें अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मित्रों, सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं कि आज जो देश के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। आज हमारे देश के साथ, देश के संविधान के साथ, हमारी महिलाओं बहनों के साथ जिस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है, उसे देखकर आज हमारी आंखें डबडबा जाती हैं। उन वीर सेनानियों ने, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अशफाक उल्ला खां हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, उन सब लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अगुवाई की थी। उन्होंने इस देश को, मैं बड़े लंबे दौर में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन तमाम मुश्किलों और झंझावातों से इस देश को आज़ादी मिली थी। आज उन लोगों ने जो हमें धरोहर दी है, आज उसी को, आज हमको, आज ये कौमी तंजीम बनाकर जो हम सब लोग इस देश में पैगाम देना चाहते हैं कि हम आज सभी जातियां, सभी कौमें सब एक हैं। जब उस समय जब 1947 में देश को आज़ादी मिली, तभी सब लोग एक हुए थे और सब तब एक हुए और देश को आज़ादी मिली। और आज उस गांधी ने तो अपना काम कर दिया था। आज हमारे बीच में एक और गांधी है, राहुल गांधी, जो उन्हीं गांधी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मंसूबों के भारत को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए, इस देश की एकता, अखंडता और इस संविधान की रक्षा करने के लिए फिर से निकल पड़ा है। जो देश के अंदर जो नफरत का बाजार है, नफरत का पैगाम आज की हुकूमत दे रही है, उसको घर घर नफरत और प्यार का पैगाम देने के लिए निकला है। आज तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे बीच में फजले मसूद साहब नहीं हैं, लेकिन आज तालिब अली साहब जो आप काम कर रहे हैं, आज की आपकी ये तंजीम, आज का आपका राष्ट्रीय सद्भावना मिशन राहुल गांधी के उस नफरत के पैगाम को ले जाने के लिए, घर घर पहचान पहुंचाने के लिए मील का पत्थर साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात संक्षेप में रखना चाहेंगे। मैं ये बोल रहा था कि यदि हमारी दिशा सही होती है तो दशा में परिवर्तन होता है, यदि दिशा गलत होती है तो दशा की दुर्दशा होती है। मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए, देशवासियों को जागरूक करने के लिए, मैं अज्ञानी जन को नीति का निर्णायक बना दिया, अज्ञानी जन को नीति का निर्णायक बना दिया और खलनायक को व्यर्थ में नायक बना दिया। रोता रहेगा देश प्रदेश, फैसले पर तुम्हारे सदा, अपराधियों को तुमने अमले एमपी बना दिया। इसलिए दोस्तों,
जो आप लोग सोच समझ करके जो है फैसला लिया कीजिए। टू बी वोटर इज नॉट इनफ, वोटर शुड बी लॉ मेकर। आप केवल वोटर बन के न रहें, बल्कि वोटर जो है वो जो है देश का निर्माता होता है। साथियों, शहीदों ने देश को आज़ाद कर दिया, शहीदों ने देश को आज़ाद कर दिया, मेहनत कशों ने देश को आबाद कर दिया। और कुर्सी की लालच में दल बदलुओं ने, कुर्सी की लालच में दल बदलुओं नेताओं ने आज पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो मित्रों, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हजरत मोहम्मद साहब ने दुनिया को इल्म दिया, इल्म से लियाकत पैदा होती है, लियाकत से लायकियत पैदा होती है, लायकियत के आधार पर इंसान बनता है, और जो इंसान होता है वही मुसलमान होता है। तो मित्र, इसलिए जो है संत न छोड़े संत ही। भाई प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके सामने बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन संत न छोड़े संत ही, कौटिक मिले असंत और चंदन विष व्यापत नहीं, रहते भुजंग। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आपका स्वागत करता हूं और अपने साथियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं। मैं भाषण नहीं करूंगा, भाषण आपने हमारे बहुत सुने हैं और हमेशा हमारे ख्यालात सुने। आज ये मौका है कि हम अपने मेहमानों की बात सुनेंगे, हम अपने सरपरस्तों की बात सुनेंगे, हम अपने से बड़ों की बात सुनेंगे। तो तारिक अनवर साहब से भी हम बात सुनेंगे। तो सिर्फ एक बात ये आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप कौमी तंजीम के हमारे वो साथी हैं कि आपने जब कभी भी आवाज़ लगाई है, आप अपने अपने हर्जे से, अपने खर्चे से, अपने पैसे से, अपनी तकलीफ से, और इस धूप में, इस उमस में, जाड़े में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में आप हमेशा साथ आए, साथ दिया है और आप साथ रहे हैं। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं तालिब अली, कभी भी आपको ज़रूरत होगी, कभी भी आपको अगर मेरी ज़रूरत होगी, तो मेरा खून आपके लिए हमेशा रहेगा, मेरा खून पसीना आपके लिए हमेशा रहेगा। क्योंकि आप सब ने कौमी यकजहती के लिए कदम उठाया है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से और ख़ास तौर से अपनी महिलाओं से, जो महिलाएं हमारे बीच में आई हैं, आज ये इस माहौल को देखते हुए महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में हमारे बीच में आई हैं, मैं सबकी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो यही चुनौती है कि हम कैसे इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखें, इस देश के संविधान को कैसे सुरक्षित रखें, इस देश में लोकतंत्र को कैसे कायम रखें। कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये क्या है? क्या मोदी जी चुनाव कराने के मूड में हैं, या इसके जरिए वो इस देश के लोकतंत्र के गला घोंटने के लिए तैयार हैं? इसलिए हम सबको एकजुट होकर के उसके लिए खड़ा होना चाहिए, जो आज निस्वार्थ होकर के इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संघर्ष कर रहा है। और वो हर व्यक्ति उतना ही स्तुत्व है जो इसके लिए काम कर रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का ये सद्भाव सम्मेलन महत्वपूर्ण है, और इसका सिर्फ यहीं रुक जाना ठीक नहीं, बल्कि इसका जो संदेश है वो और दूर तक जाना चाहिए, इस देश के कोने कोने तक जाना चाहिए। तभी हम अपने मुल्क को, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं उसकी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि वो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, और तारिक साहब ने जो रास्ता अभी हम सबको यहाँ मन से दिखाया, वो रास्ता है संविधान पढ़ने का, आइन को बचाने का, आइन को पढ़ने का, समझने का। और वही रेजोल्यूशन में एक पॉइंट तालिब साहब ने दिया कि हम संविधान पढ़ो अभियान चलाएंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, जहाँ पर हम अपने लोगों को, हर उस शख्स को कहें कि संविधान पढ़ो, क्योंकि संविधान ही वो एक ऐसी किताब है, हमारा आइन एक ऐसी किताब है जो हमको सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाती है। बातें बहुत है कहने को, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तारिक साहब ने कही, मगर मैं यहाँ पर एक औरत होने के नाते, खातून होने का नाते, खास तौर
कांग्रेस में महिला विंग की प्रभारी हूँ। इत्तेफाक है और मेरा खुशनसीबी है कि तारिक साहब के साथ काम करने का मौका केरला में भी मिलता है। 40 साल से ज़्यादा अरसे में पहली बार अगर केरला ने किसी महिला को राज्यसभा में भेजा तो वो तारिक अनवर साहब की क़यादत में गई, वो भी एक मुसलमान महिला जबी माते हैं। मैं समझता हूँ मैं अगर कोई पॉलिटिकल बात करूँगा तो मेरे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, इसलिए मैं इतिहास में आपको ले चलता हूँ, मतलब आप समझते रहिएगा। बात बहुत पुरानी है, 1857 की। बहादुर शाह जफर का नाम आप सभी जानते हैं और हडसन एक अंग्रेज था। अब समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो जब हडसन अरेस्ट करके बहादुर शाह जफर को रंगून ले गया और सुबह नाश्ते में बहादुर शाह जफर को, वो लोग जरा ध्यान से सुने जो सोचते हैं कि मुसलमानों का इस देश में कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये देश अगर एक जमादार का है, जितना ये देश एक जमादार का है उतना ही ये देश एक यहाँ के राष्ट्रपति का है। जितना ये देश उद्योगपति का है उतना ही ये देश मजदूर का है। जितना ये देश बौद्धिस्ट का है उतना ही ये देश इस्लामिस्ट का है। जितना ये देश एक धर्म का है उतना ही ये देश दूसरे धर्म का है। मैं इस माध्यम से, संविधान की ताकत से, देश के लोगों से, प्रजातंत्र के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश किसी के एक इंसान के, एक कुर्सी के बाप का नहीं है। और ये देश एक कुर्सी से नहीं चलेगा, ये देश एक ताकत से नहीं चलेगा, ये देश एक विचारधारा से नहीं चलेगा, ये देश एक तरह से नहीं चलेगा। इस देश में जहाँ 5676 जातियाँ हैं, 12 से ज़्यादा धर्म हैं, 100 कोस पर पानी बदलता है, 50 कोस पर पानी बदलती है, 200 तरह के व्यंजन बनते हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के सेट्स हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हैं, तरह तरह की धारणाएं हैं, तरह तरह के लोगों के जीने के तरीके हैं। उस देश में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उस संविधान बनाने वालों ने हमको अधिकार दिया है कि हम अपने तरह से जिएंगे, अपनी आज़ादी के साथ जिएंगे, अपने सभ्यताओं के साथ जिएंगे, अपनी विचारधारा के साथ जिएंगे, लेकिन संविधान के दायरे में जिएंगे। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग, मैं इतने कहना चाहता हूँ कि इस कौमी तंजीम के अवसर पर मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और इस शेर के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है उजाला करना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है उजाला करना। वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए, तो हम लोग जलने के लिए मजबूर नहीं है। हमारी फितरत है, सद्भावना सम्मेलन है, मोहब्बत है और एक दूसरे से मदद करते हैं, इंसानियत है। तो ये चीज़ें हमारे खून में है, हमारे जज्बात में है, हमारी परवरिश में है। मगर इस वक्त नफ़रत का माहौल है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त का जो माहौल है, पता नहीं क्या कर बैठे। इसलिए आप जो हुकूमत है, आज ये पता नहीं है कि 18 सितंबर को स्पेशल पार्लियामेंट बुलाई गई है, वो क्या कर बैठे हैं। उनके सामने न संविधान है, न कानून है, न कायदा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे अंदर पूरे मुल्क में एक तो मज़हब का नशा और उससे बड़ा फ़िरका परस्ती का नशा, ये दोनों नशा घोल रहे हैं और इस नशे में सब लोग डूबे हुए हैं। ख़ास तौर से मैं अपने और लोगों को भी कहता हूँ कि जो लोग भी इस नशे में डूबे हैं, वो समझिए जब आँख खुलेगी, अभी तो आँख बंद है, जब आँख खुलेगी तो ये देश आधा भूखा आधा नंगा मिलेगा। तारिक साहब ने बहुत डिटेल में बताया है कि हम लोगों के जिले जिले में प्रचार प्रसार करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई यही नारा देना है। और भारतीय जनता पार्टी को जो जोंक की तरह से लग गई है, इसको नमक डाल के ख़त्म करना है। जैसे जोंक लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब मिलते तो लगता कि बड़ी सही बात कर रहे हैं, लेकिन देश को खोखला कर रहे हैं। इनको जड़ से उखाड़िए। 2024 में
हमारे नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कुर्सी बनाइए, बैठाइए। जय हिंद, जय भारत। आज ये मौका बहुत ही अहम मौका है। तारिक साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं सिर्फ चंद बातें कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। तालिब साहब की तारीफ जहाँ तक की जाए वो कम है, और जो भी लोग उनका ताउन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब लोग तारीफ के मुस्तहक हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा भी माहौल मौजूदा लोग बनाएंगे, मौजूदा हुक्मरान बनाएंगे, हम दो हाथ करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, अगर हम आज के दिन मुत्तहिद नहीं होंगे, हम एक नहीं होंगे, हम एकता के सूत्र में बंधेंगे नहीं, जिस तरह से हमारे नेता वाहिद नेता है हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत के खिलाफ खुलेआम आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कोई अगर चुनौती दे रहा है, कोई अगर चैलेंज दे रहा है, कोई अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, और जिसके लिए हिंदुस्तान के सारे वो लोग जो मोहब्बत की आवाज रखते हैं, जो सेकुलर हैं, जो नफरत से नफरत करते हैं, नफरत फैलाने वालों से नफरत करते हैं, उनकी उम्मीद की वाहिद किरण हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है जिसका नाम आप सब जानते हैं, उसका नाम राहुल गांधी। और हमने कोशिश की उनसे, तारिक अनवर जी से बात करने की कि इस प्रोग्राम की असल में थीम क्या थी। देश है आज के जो हालात हैं, इसका मकसद कितना ज़रूरी है सफल होना आज के टाइम में। ये लीडिंग चैनल है। ऐसा है कि कौमी तंजीम का जब गठन हुआ था तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य यही रखा था कि देश के अंदर कैसे भाईचारगी पैदा की जाए, कैसे सद्भावना हो, कैसे एक दूसरे पर विश्वास बढ़े, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया भर के तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। हमारे देश में हज़ारों जातियां हैं, भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति और संस्कार है। तो वैसी हालत में जब तक हम सबको लेकर नहीं चलेंगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं वो इस देश के मित्र नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, वो इस देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम की तरफ से भारत एक अमन और चैन का मुल्क हमेशा से रहा है, लेकिन इधर 8-9 साल से जो ताकतें हैं उसमें उनका जो गवर्नेंस का फेलियर है, इकनॉमी फेलियर है। जितनी बड़ी स्कीमें जीएसटी, नोटबंदी, एफडीआई सब फेल हो गई है। एक तराही का आलम है, कंगाली के कगार पे भारत पहुंच गया। युवा मायूस है, महिलाएं मायूस हैं, सब का बुरा हाल है। और इसको छुपाने के लिए मौजूदा सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में, मणिपुर ले लीजिए आप नूह ले लीजिए, आप कहीं भी ले लीजिए, धीरे धीरे डिग्री बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि एक सद्भावना सम्मेलन के ज़रिए भारत का जो ओरिजिनल डीएनए है कि लोगों को मोहब्बत की बात कही जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर चल कर के लोग मिला और समझे, और फाइनली ये फ़ैसला हुआ कि एक नफ़रत की जो बाज़ार बन रही है, नफ़रत का जो माहौल, उसमें मोहब्बत की दुकान कायम हो, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इन सद्भावना सम्मेलन के ज़रिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और, जनता को सर जो आज का प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान हमारा एक है, जनता को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये कमियां पूरी तरह से दूर हो सके? अब इस वक्त तो ये है कि जो जहाँ है वहाँ कोशिश ये करे, जहाँ कहीं भी अगर कोई डिफरेंसेस उसको कम करे, डिफ्यूज़ करे, इश्तियाल अंगेज़ ना हो, एक दूसरे के बहकावे में ना आए, लोगों को मिल, खुद भी अपना अपना करते रहिए और सरकार सूझबूझ के साथ चुनिए। ठीक। तो कौमी तंजीम की तरफ से आयोजित किया गया ये प्रोग्राम अब समाप्ति की ओर है। आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी अनवर तारिक जी यहाँ से विदाई लेते हुए और सभी उनके पीछे पीछे नारे लगाते हुए जा रहे हैं। ये बखूबी इस प्रोग्राम का समापन हुआ है और अभी के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी आयोजन हम आपको दिखाते रहेंगे और भी प्रोग्राम्स हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं ज़ेबा अली, RNI न्यूज़, लखनऊ।